अभी आप पढ़ने जा रहे हैं थ्री फेज सिस्टम। तीन फेज अपन जानते हैं कि तीन फेज के अंदर आर वाई और बी, ठीक है, आर वाई बी तीन फेज होते हैं। तीन फेज कैसे पैदा होते हैं ये तो थोड़ी थ्योरी आपको और बता देंगे। थ्री फेज के अंदर जो भार होता है, थ्री फेज का लोड भार, वो किस प्रकार से जोड़ा जाता है, उसको कैसे जोड़ते हैं, रजिस्टिव इंडक्टिव कैपेसिटी वो तो आपने पहले पढ़ लिया, ऐसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में रजिस्टिव इंडक्टिव कैपेसिटी। अब ऐसे ही अगर कोई मोटर है, मोटर इंडक्टिव लोड है, थ्री फेज की अगर मोटर है तो उसमें वाइंडिंग जैसे करने के बाद जो सिरे निकलते हैं वो 6 सिरे निकलते हैं। थ्री फेज की मोटर भी होगी ना तो उसकी वाइंडिंग करते हैं तो उसमें 6 सिरे होते हैं और वो कैसे जोड़ा जाता है। ठीक इसी प्रकार ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में भी अगर थ्री फेज का ट्रांसफार्मर है तो उसमें भी सिरे आपके 6 सिरे होंगे, उनको जोड़ना कैसे, 6 के 3 किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो उसके दो तरीके, एक तो स्टार मेथड और एक डेल्टा मेथड होता है, ठीक है, उसको आपको पढ़ना है। स्टार में क्या होता है, डेल्टा में क्या होता है, और स्टार किस प्रकार से बनता है, डेल्टा किस प्रकार से बनता है, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, चाहे मोटर हो, चाहे कोई इस प्रकार का अलग तरह का भार भी हो, तो उसको समझना है। इसके लिए अभी अपन प्रैक्टिकल जो करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम एक तरह से ये दो लैंपों का जोड़ा लिया है। हमने क्या किया है, दो लैंपों का जोड़ा। ये दो लैंप क्यों लगाए गए हैं, क्योंकि इसमें एक लैंप की जो कैपेसिटी है 250 वोल्ट, 250 वोल्ट से ज्यादा सहन नहीं कर सकता। हमें थ्री फेज का प्रैक्टिकल करना है तो दो फेजों के बीच में वोल्टेज आते हैं 440 वोल्ट, 440 440 वोल्ट होते हैं। तो उसको सहन करने के लिए हमें जो भार चाहिए वो भी इस टाइप का चाहिए कि दो लैंपों को सीरीज कर दी। हमने क्या बनाया, ये दो लैंपों की सीरीज कर दी। अब ये लैंप का जोड़ा दोनों फेजों के बीच में अगर जोड़ भी देंगे तो ये चलेगा। तो ये एक पेयर हो गया, एक तरह से एक वाइंडिंग हो गई, चाहे वो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग समझ लो, चाहे मोटर की वाइंडिंग समझ लो, चाहे वो थ्री फेज का एक भार समझ लो, जो भी है ये थ्री फेज के लिए ये दो 440 वोल्ट सहन करने के लायक ये भार हो गया। एक ये हो गया एक फेज का भार, दूसरे फेज का भार और तीसरे फेज का भार। तीनों फेजों के लिए हमने अलग अलग भार तैयार कर लिए हैं। चाहे वो मोटर होगी तो उसमें तीनों वाइंडिंग होगी ऐसे ही। अब इनके हमने नाम लिख दिए, तीन फेजों की जो नाम है यू वी और डब्ल्यू, यू वी और डब्ल्यू। अब उसमें भी फिर ये भार के दो सिरे, कोई सप्लाई जो होगी दो सिरे होंगे, इस पे एक पे 1 और एक पे 2, W1 W2, V1 V2 और U1 U2। इस प्रकार से हमने तीनों फेजों के भार के नाम लिख दिए, ठीक है। ये एक फेज का भार हो गया, ये दूसरे फेज का भार और इसी प्रकार से तीसरे फेज का भार। तीनों फेजों के भार अलग अलग तैयार हैं अपने पास में। अब इनको जोड़ना, हमारे पास में थ्री फेज है, आर वाई बी, तीनों कहाँ आते हैं, कैसे जोड़ते हैं, तो इसकी विधि है, एक तो स्टार और एक होता है डेल्टा, स्टार मेथड और डेल्टा मेथड। अब दोनों में क्या विशेषताएं हैं उनको आपको पढ़ना है। तो स्टार कनेक्शन में 2-2 वाले अथवा 1-1 वाले सिरे एक साथ जोड़ देते हैं। ये जैसे आपका ये है U1, ये V1 और W1, ठीक है। ये तो लैंप है, इसमें भी 1 और 2 हमने इसलिए लिखे। अगर मान लो ये इसकी जगह ट्रांसफार्मर होता, थ्री फेज का ट्रांसफार्मर होता या थ्री फेज की कोई मोटर होती है तो उसमें ये 1 और 2 का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन के हिसाब से चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो उसमें 1 और 2 का ध्यान रखना है। बल्ब में तो कोई सा भी ये सिरा ले लो चाहे ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट इधर जाए कि इधर जाए। लेकिन अगर कोई मोटर होगी या ट्रांसफार्मर होगा तो उसमें करंट की दिशा चेंज होने से उसमें वोल्टेज का अंतर पड़ जाता है। तो आपको उसमें 1-1 सिरे का ध्यान रखना है कि U1, V1 और W1, ये सभी 1-1 वाले सिरों को जोड़ के एक जंक्शन तैयार किया जाता है। इस जंक्शन को बोलते हैं स्टार जंक्शन, स्टार पॉइंट। ये एक न्यूट्रल का काम करता है। अगर ये थ्री फेज का ट्रांसफार्मर है तो इनको स्टार को जंक्शन बना दिया, ये एक तरह से न्यूट्रल बन गया। स्टार पॉइंट न्यूट्रल कहलाता है ट्रांसफार्मर के अंदर। अब मोटर में भी अगर मान लो कि स्टार कनेक्शन मोटर है तो इसमें स्टार करके फिर छोड़ देते हैं, इसको दबा अलग कर देते हैं, इसमें कोई सप्लाई वगैरह जाएगी नहीं। तो स्टार में समझ में आ गया, 1-1-1 सिरे को शॉर्ट करके
और स्टार पॉइंट बनाया जाता है, ट्रांसफार्मर हो तब भी। और स्टार जो होता है वो एक तरह से न्यूट्रल का काम करता है। ये हमारा ये न्यूट्रल हो गया, कभी आवश्यकता पड़े तो इसको न्यूट्रल के रूप में काम में ले सकते हैं, इसे कृत्रिम न्यूट्रल भी कह सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि समान वाट के लैंप होने चाहिए, लैंप 6 एक जैसे होने चाहिए, तब ये कृत्रिम न्यूट्रल काम करेगा, तो वो बैलेंस लोड कहलाता है। अब ये जो भार होता है उसमें 3 फेज में भी ये बैलेंस और अनबैलेंस ये भी आएगा, एक टॉपिक ये भी आएगा कि बैलेंस लोड क्या होता है, अनबैलेंस लोड क्या होता है। बैलेंस का मतलब ये हुआ कि तीनों फेजों पर समान भार है। हमने एक फेज के ऊपर भी 100 के सीरीज में लगा रखे हैं, दूसरे फेज पे भी लगा रखे हैं, तीसरे फेज पे भी लगा रखे हैं, तीनों के समान है, इसलिए ये बैलेंस लोड हो गया, तो ये हमारा स्टार न्यूट्रल का काम करेगा। और अगर मान लो अनबैलेंस हो गया, एक जोड़ा तो हमने 100 का ले लिया, एक 200 का ले लिया और एक 60 का ले लिया मान लो, तो वो हो गया आपका अनबैलेंस। सिस्टम तो चलेगा लेकिन ये न्यूट्रल काम नहीं करेगा, क्योंकि एक तरफ ज्यादा वोल्टेज खींच रहा है, एक तरफ कम वोल्टेज खींच रहा है। तो सीरीज का नियम होता है कि वोल्टेज उसके रेजिस्टेंस के आधार पर बट जाते हैं। समझ में आया क्या? ये प्रैक्टिकल करने के लिए आपको, जैसे एक फेस के अंदर भी अगर मान लो समान वाट के नहीं है, आप अगर मान लो एक आप 200 का लगा दो, एक 100 का लगा दो, फिर आप 440 वोल्ट, भाई 440 पे लगाने के लिए मैंने कह तो दिया कि 2 बल्ब सीरीज में करके 440 वोल्ट पे लगा दो। आप अगर एक 100 का ले लिया, एक 200 का ले लिया, फिर दोनों 3 फेज के ऊपर जैसे 440 लगाएंगे, तो क्या एक बल्ब तो डीम जलेगा ना, एक तेज जल के इतना तेज जलेगा वो फूट जाएगा। फूट जाएगा मतलब फ्यूज हो जाएगा तुरंत ही। इसका कारण ये कि सीरीज में बंटवारा रेजिस्टेंस के आधार पर वोल्टेज कम ज्यादा होते हैं। अब थोड़ा सा मैं बता देता हूं इसका और गहराई से, ठीक है। माना कि आपके पास में एक 200 का लगा दिया, एक 100 का लगा दिया, एक जोड़ा तैयार करने में अलग अलग ले लिए, फिर इनको आप 440 वोल्ट देंगे। एक 200 का है उसका प्रतिरोध कम होता है तो उसमें वोल्टेज कम जाएंगे, और 100 का है उसका प्रतिरोध ज्यादा होता है तो उसमें वोल्टेज ज्यादा चले जाएंगे। तो अपने यहां तो दोनों तरफ तक कितने जा रहे थे, 440, है ना। और हमने असमान बल्ब लिए, अलग अलग बल्ब लिए हैं, तो वोल्टेज भी अलग अलग बटेंगे। और वो 220 नहीं जा करके ना, एक में तो 100-150 जाएंगे ना, दूसरे में 300 हो गए, फिर तो शिफ्ट हो जाएंगे ना, फिर दूसरे में तो वोल्टेज ज्यादा हो गए, 300 हो गए। फिर अब 100 वाट 250 वाट 220 वोल्ट का जो बल्ब है उसको अगर 300 वोल्ट दे दो, 350 वोल्ट दे दो, फूट जाएगा। तो कौन सा बल्ब फूटेगा? जो कम वाट का है, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। I/R फार्मूला है ना अपना, I/R से। तो कम वाट, एक 100 का ना 200 का, 2 बल्ब सीरीज में लेकर के ना 440 वोल्ट पे लगाए जाएं, तो क्वेश्चन ये आएगा कि कौन सा बल्ब फ्यूज होगा? तो जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा 100 का। अगर मान लो एक 100 का ना एक 60 का है, एक 100 वाट एक 60 वाट का है, बल्ब लेकर के सीरीज में करके 440 वोल्ट दिए, तो कौन सा बल्ब फ्यूज होगा? उसमें 60 का। जिसका प्रतिरोध ज्यादा हो, वाट कम हो, वाट कम मतलब प्रतिरोध ज्यादा होगा, उसके हिस्से में वोल्टेज ज्यादा चले जाएंगे। अपन 440 देंगे तो उसके तो एक के हिस्से में तो 300-350 चले जाएंगे ना, एक के तो 100-150 ही रह जाएंगे। और अगर आप बराबर बराबर रखते हैं, चाहे वो 100 के हों चाहे 60 के हों, दोनों बराबर हैं, तो दोनों का प्रतिरोध समान है, फिर 440 दोगे तो दोनों बराबर जाएंगे। भाई इसमें 220 इसमें 220, तो हमारा बल्ब फ्यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। आपको प्रैक्टिकल करना है, दो के जोड़े तैयार करने। और ये भी जो बेसिक फंडामेंटल ये है कि सीरीज का नियम है कि बंटवारा जो वोल्टेज का होता है वो सीरीज पैरेलल आपने पढ़ा ही है। आगे जो अपन करने जा रहे हैं, तो ये स्टार कनेक्शन इस टाइप से होते हैं कि ये तीनों में एक एक सिरा जंक्शन कर दिया और इसको छोड़ दिया। बाकी बचे हमारे पास में कौन कौन से सिरे हैं? एक तो ये V2, U2, V2 और W2, इन तीनों में आप 3 फेज सप्लाई देंगे RYB। ठीक है, तो हमारा ये पूरा जो भार है वो व्यवस्थित चलेगा, 3 फेज का भार व्यवस्थित चलेगा। अगर यहां मोटर है तो भी व्यवस्थित चलेगी, ट्रांसफार्मर है तो भी व्यवस्थित चलेगा, और ये लैंप का लोड है तो चल ही रहा है, ये चलेगा ही चलेगा। ये प्रैक्टिकल करके आपको देखना है, इसके लिए सावधानी पूरी रखनी है।
जब आप सप्लाई जैसे जोड़ो, क्योंकि आप 440 पे काम करने जा रहे हैं, 3 फेज सिस्टम पे काम करने जा रहे हैं, तो कंट्रोल व्यवस्थित होना चाहिए। आपके पास में एक कंट्रोल होना चाहिए, एमसीबी पास में तुरंत बंद कर सके। वायर खुले रहते हैं। ये 440 3 फेज का जब काम करें, विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर तीनों फेज इधर दे देंगे। हमारा जो भार है, ये 6 बल्ब अपनी पूरी ताकत से जलेंगे, मतलब इसकी जो कैपेसिटी है 220 वोल्ट जाना चाहिए, 220 पूरे मिलेंगे, क्योंकि 2 बल्ब सीरीज में कर दिए, 440 के आधे आधे हो गए, 220 इसमें जा रहे हैं, 220 इसमें जा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे तीनों फेजों में बराबर बराबर लोड जा रहा है। तो ये पूरी अपनी क्षमता के हिसाब से रोशनी देंगे। बल्ब है तो पूरी रोशनी देंगे, अगर मोटर है तो पूरी व्यवस्थित चलेगी। अब कुछ चीजें और आती हैं अपने थ्योरी के अंदर, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज। अब यहाँ 2 चीजें ऐसी हैं, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज। वो क्या होते हैं? इसमें 2 अलग अलग बेसिक चीजें हैं। लाइन पर नापे गए वोल्टेज लाइन वोल्टेज होते हैं। लाइन पर, ये लाइन के सिरे हैं, इस पे आप वोल्टमीटर इन दोनों पे लगाओगे। वोल्टमीटर में से पैरेलल में जोड़ते हैं ना, ये तो पता ही है। ये L1 L2 L3 लाइन पे लगा रखे हैं। जब इन दोनों के बीच में वोल्टमीटर लगाओगे तो ये लाइन वोल्टेज होंगे, ठीक है। ये तो लाइन वोल्टेज मतलब सप्लाई लगा रखी है, 440 ही बताएगा, लाइन वोल्टेज 440 ही होते हैं। अब फेज वोल्टेज क्या होते हैं, समझना है इसको थोड़ा सा। लाइन और फेज में अंतर। लाइन वोल्टेज जो लाइन पे नापे जाते हैं, फेज वोल्टेज जो उसकी वाइंडिंग पे नापे जाते हैं। अब जैसे मैंने ये कि देखिए, ये आपका U2 है ना। लाइन वोल्टेज के लिए तो आपने मेन लाइन के जो तार थे उस पे लगा दिया। अब फेज वोल्टेज नापने हैं तो ये U2 का U1 कहां है? यहां है ना। U2 और U1 यहां है। इस वाइंडिंग के ऊपर जब वोल्टमीटर लगाओगे तो ये जो वोल्टेज दिखाएगा वो आपके फेज वोल्टेज कहलाएंगे। एक फेज के वोल्टेज मतलब फेज वोल्टेज। लाइन टू लाइन, ये लाइन वोल्टेज तो ये हो गए, ये 440 दिखाएगा। फेज वोल्टेज एक वाइंडिंग पर और एक दूसरी वाइंडिंग का सिरा, मतलब इसी वाइंडिंग की कह रहा हूं मैं। U2 और U1 जैसे है ना, ये वाला U1 कहां जुड़ा है? स्टार पे। अब अगर आप यहां पर वोल्टमीटर लगाएंगे तो ये वोल्टेज कौन से कहलाएंगे? फेज वोल्टेज। अब प्रैक्टिकल करके देखना, लाइन वोल्टेज 440 होंगे तो फेज वोल्टेज है उसके √3 1/√3। √3 का मान होता है 1.732। इसका मतलब लगभग आधा हो गया। ये 440 दिखाएगा तो यहां पर कितने होंगे? 220 या 250 के आसपास, 220 230 होंगे। तो ये एक स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों में अंतर होता है, ठीक है। लाइन वोल्टेज का √3 फेज वोल्टेज होता है ना। फेज वोल्टेज इंटू √3 करो तो लाइन वोल्टेज आएंगे। ये फार्मूला लगा हुआ है, आपस में संबंध क्या है, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज होते क्या है, कैसे नापते हैं, ये अभी प्रैक्टिकल वहां लगा करके ना फिर कर लेना कि लाइन वोल्टेज क्या होता है ना, फेज वोल्टेज क्या होता है, ठीक है। अब वही चीज करंट पे आती है, लाइन करंट और फेज करंट। लाइन करंट मतलब एम्पियर मीटर लगाना है, करंट के लिए आप एम्पियर मीटर लगाएंगे। एम्पियर मीटर काट के जैसे यहां पे 1 एम्पियर मीटर यहां लगा दिया, ये तो इसके साथ यहां एम्पियर मीटर लगा दो और ये बताएगा आपका लाइन करंट। और फिर फेज करंट के लिए यहां पर 1 एम्पियर मीटर लगा दो, यहां काट के यहां एम्पियर मीटर लगा दो तो फेज करंट हो गई। या क्लैम्प मीटर से यहां चेक कर सकते हैं, यहां चेक कर सकते हैं, यहां चेक कर सकते हैं। अब स्टार कनेक्शन है तो लाइन करंट और फेज करंट समान जाती है, क्योंकि सीरीज का नियम है। अब 2 चीजों की तो सीरीज हो गई क्या? अगर मान लो इन दोनों को देखें तो सप्लाई हमारी यहां से गई नहीं, इधर से होकर के नहीं फिर निकल रही है, ये सीरीज टाइप हो गया पूरा। स्टार कनेक्शन होता है वो सीरीज, 2 वाइंडिंग सीरीज में होती है आपकी, इसलिए करंट सीरीज में समान जाती है। तो लाइन करंट और फेज करंट समान होती है। ये आपका
बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन इसका आ सकता है कि 3 फेज स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट का आपस में संबंध क्या होता है। करंट का स्टार में लाइन करंट फेज करंट समान होती है, और वोल्टेज लाइन वोल्टेज √3 इंटू फेज वोल्टेज, मतलब फेज वोल्टेज से √3 गुना ज्यादा होते हैं लाइन वोल्टेज। ठीक है, तो ये एक संबंध है स्टार कनेक्शन में। एक तो ये हो गया। अब चले अपन दूसरा। स्टार कनेक्शन समझ में आ गया अच्छी तरह। ये जंक्शन पॉइंट जो होता है वो एज ए न्यूट्रल की तरह काम करता है, लेकिन समान भार हो तो, असमान हो तो ये न्यूट्रल काम नहीं लेते, है ना। असमान होगा तो फिर वो न्यूट्रल काम नहीं लेते हैं। अब यहां पर अगर मान लो असमान है, मतलब घर के अंदर जैसे मान लो अपने ट्रांसफार्मर वगैरह लगता है, डीपी के बाहर जो 3 फेज का आता है, एक मोहल्ले की लाइट अलग है, दूसरे मोहल्ले की लाइनें अलग है, एक फेज और एक न्यूट्रल देते हैं, तो उसमें सब फेजों पे भार अलग अलग हो गया, तो उस समय वो अनबैलेंस लोड कहलाता है। अपना घरेलू जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनबैलेंस लोड है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस स्टार पॉइंट होता है तो ट्रांसफार्मर का स्टार ही है, वो भी न्यूट्रल यहीं से लेते हैं, लेकिन इसको अर्थ कर देते हैं, क्योंकि एक में भार अलग है, एक मोहल्ले का भार अलग है, दूसरे मोहल्ले का भार अलग है, तीसरे का अलग है, तो भार अलग अलग है, तो ये न्यूट्रल पॉइंट जो है उसको अर्थ करके रखते हैं ताकि वो बैलेंस बना रहे। हाँ, वो न्यूट्रल को अर्थ करते हैं और यहीं से न्यूट्रल लेते भी हैं। न्यूट्रल तो हो गया, ये लेते भी हैं, लेकिन अनबैलेंस होने के कारण इसको अर्थ भी कर देते हैं। बैलेंस होता है तो अर्थ करने की जरूरत नहीं, ये न्यूट्रल की तरह काम आ जाएगा। अब डेल्टा करना है। डेल्टा में क्या करना पड़ता है, डेल्टा में एक वाइंडिंग का सिरा, जैसे ये U1 है, ठीक है, U1 को जोड़ना है V2 से, V2 इसका स्टार्टिंग से एंडिंग ऐसे ज्वाइंट करना है, और यहां एक फेज सप्लाई लाइन U1 और V2 ये सीक्वेंस के हिसाब से होता है। ट्रांसफार्मर हो या मोटर हो, इसके लिए करंट के डायरेक्शन का फर्क पड़ता है। अभी लैंप में तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लैंप लोड है इसलिए 1 और 2 अपनी मर्जी से बना सकते हैं, लेकिन अगर मोटर और ट्रांसफार्मर है तो उसमें मैग्नेट बनता है, उसकी करंट की दिशा के हिसाब से 1 और 2 का विशेष महत्व है। तो मैं आपको उसी हिसाब से समझा रहा हूँ जिस हिसाब से मोटर के कनेक्शन होंगे या ट्रांसफार्मर कनेक्शन होंगे। 3 पे ट्रांसफार्मर भी ऐसे होगा, U1 और V2, ठीक है, ये एक फेज के लिए हो गया, एक लाइन। अब इसका बचा आपका V1 और W2, एक का 1 और एक का 2 ऐसे ज्वाइंट करना है। ये पैरेलल कनेक्शन हो गया डेल्टा की तरह, अपन डेल्टा बना रहे हैं ऐसा पूरा, ठीक है। और W1 और U2 ये एक ज्वाइंट बन गया, ये कनेक्शन हमारे हो गए डेल्टा। इसको कहेंगे डेल्टा कनेक्शन, जिसमें दो दो के ज्वाइंट हो गए। अब लाइन हमारी आर फेज यहां पर, वाई फेज यहां पर और बी फेज यहां पर, 3 फेज ऐसे जोड़ेंगे, ये डेल्टा कनेक्शन हो गया। इसमें भी ये पूरी रोशनी देंगे, जो स्टार में रोशनी फुल जाती थी वैसे ही इसमें भी पूरी रोशनी मिलेगी आपको। लेकिन फर्क क्या पड़ेगा, अब ये डेल्टा कनेक्शन है तो इसमें लाइन वोल्टेज यहां आ रहे हैं, समझना है इसको, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज। लाइन वोल्टेज यहां आ रहे हैं और फेज वोल्टेज कौन से होते हैं, एक वाइंडिंग पर नापे गए वोल्टेज। एक वाइंडिंग के सिरे भी तो यही है, एक वाइंडिंग के सिरे हैं उस पर भी नापेंगे और लाइन पे भी नापेंगे तो बराबर हुए। तो डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज, उसमें √3 होता था स्टार में, लेकिन यहां डेल्टा के अंदर लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज बराबर होते हैं। ये ध्यान रखना आपको, लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज। लाइन वोल्टेज मतलब लाइन पर नापे गए, फेज वोल्टेज मतलब वाइंडिंग पर नापे गए। अब जैसे मान लो ये U1 और U2 है, इन दोनों की वाइंडिंग है ना, ये एक तरह से ये, इस पे आप वोल्ट मीटर लगा के देखेंगे तो भी यहां पर भी फेज आ रहा है, इधर भी फेज आ रहा है, ये 440 हुआ, और यहां नापेंगे तब भी इतना ही। तो लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज होते हैं डेल्टा में। अब करंट की बात आती है, अब यहां 1 एम्पीयर मीटर यहां लगा दिया, ठीक है, तो वो लाइन करंट दिखाएगा, मेन लाइन से जो एम्पीयर मीटर लगाया लाइन करंट हो गया।
अब फेज करंट के लिए, अब इसके बीच में यहाँ इसको काट कर यहाँ एम्पीयर मीटर लगाएंगे, क्योंकि एक फेज की वाइंडिंग ये रही, एक फेज के साथ यहाँ पर आपने लगा रखा है तो फेज करंट। अब यहाँ करंट उल्टी चलती है डेल्टा में, लाइन करंट तो ज्यादा होगी और फेज करंट वही √3 गुना 1/√3 फेज करंट। अगर मान लो ये यहां से 5 एम्पीयर खींच रहा है, सपोज करो यहां से 5 एम्पीयर ले रहा है, लाइन करंट अगर 5 एम्पीयर है तो फेज करंट होगी उसकी आधी, 2.5 के आसपास, 2.5-3 के आसपास, है ना। जो वोल्टेज का नियम था स्टार में, डेल्टा में करंट का हो जाता है। वो डेल्टा में करंट जो है वो मेन करंट है, वो फुल करंट हो गई, तो फेज करंट √3 गुना 1/√3 हो जाएगा इसका। मतलब ये 5 एम्पीयर है तो ये यहां पर आपके 2.5 एम्पीयर या 2.75 के आसपास हो जाएगी। तो करंट ये होती है, ठीक है। आपको ये सारी चीजें मेजर करनी है, जो मैंने बोला उसको सिद्ध करना है, देखना है। जो अपने थ्योरी पढ़े हो, थ्योरी के अंदर स्टार, डेल्टा, लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन करंट, फेज करंट, ये आपको मेजर करनी है, ठीक है। तो पहला तो ये हुआ आपका 3 फेज का भार किस प्रकार से जोड़ते हैं, और लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज और लाइन करंट, फेज करंट का आपस में संबंध। अब 3 फेज के उत्पत्ति कैसे होती है, पैदा कैसे होते हैं, ये देखना है।